सीबीएसई ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने रातों रात पूरे देश के स्कूलों में एक नई हलचल मचा दी है। 1 जुलाई 2026 से 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को अब अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। यह सुनने में भले ही अचानक लिया गया फैसला लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूरगामी होने वाला है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस नए नियम के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे और इसके पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नया भाषा नियम, R1 से R3 का पूरा गणित, असेसमेंट और बोर्ड एग्जाम्स के नियम, इसका इतिहास और क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं, स्कूलों के सामने खड़ी संसाधनों की कमी और सबसे अहम, छात्रों पर इसका क्या असर होगा और किसे छूट मिलेगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर ये नया भाषा नियम क्या है और इसकी असल जड़ें कहाँ हैं? अब देखिए, ये जो निर्देश है ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। दरअसल ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और 2023 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे हम NCF कहते हैं, उसकी मूल भावना से पूरी तरह जुड़ा है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प संज्ञानात्मक विज्ञान काम कर रहा है। होता क्या है कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा या किसी परिचित क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करते हैं तो उनकी याददाश्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सांस्कृतिक जुड़ाव कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद है अंग्रेजी भाषा पर हमारी जो बहुत ज़्यादा निर्भरता हो गई है उसे कम करना और बहुभाषावाद के जरिए भारतीय भाषाओं को वापस मुख्यधारा में लाना। तो अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, R1 से R3 को समझना और आखिर इसके चुनाव के नियम क्या हैं। चलिए इस R1, R2 और R3 के पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। 2026-27 बैच के 9वीं के छात्रों के लिए नियम बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त, इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं मूल रूप से भारतीय होनी चाहिए, मतलब हिंदी, संस्कृत, तमिल या मलयालम जैसी भाषाएं। एक साथ 2 विदेशी भाषाएं बिल्कुल नहीं चुनी जा सकती। अगर किसी को फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश जैसी कोई विदेशी भाषा पढ़नी है तो वो केवल तीसरी भाषा यानी R3 के रूप में चुनी जा सकती है, और वो भी तब जब पहली 2 भाषाएं भारतीय हों। और हाँ, अगर किसी को भाषाओं से बहुत ज़्यादा लगाव है तो एक वैकल्पिक चौथी भाषा का दरवाज़ा भी खुला रखा गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, असेसमेंट और बोर्ड परीक्षा और इस नए R3 का समाधान। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया विषय जुड़ता है तो सबसे पहला डर क्या होता है? अकादमिक बोझ। एक बिल्कुल नई तीसरी भाषा सीखना और उसमें पास होना बहुत तनावपूर्ण लग सकता है। ये वो सवाल है जिसने कई अभिभावकों और छात्रों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या एक नई भाषा 10वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट को बिगाड़ सकती है? तो यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। CBSE ने साफ कर दिया है कि इस तीसरी भाषा यानी R3 के लिए 10वीं में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इसका सीधा सा कारण है छात्रों पर से बेवजह का दबाव हटाना, ताकि वे मजे से सीख सकें। इसका असेसमेंट पूरी तरह से स्कूल के स्तर पर यानी इंटरनली होगा, लेकिन ध्यान रहे, स्कूलों को इसे पूरी गंभीरता से पढ़ाना होगा, क्योंकि R3 के मार्क्स CBSE के फाइनल सर्टिफिकेट पर छपकर जरूर आएंगे। बस इस विषय की वजह से किसी को बोर्ड एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, इतिहास और क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं, जो सच में एक दशकों पुरानी बहस है। इस पूरी तस्वीर को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। भारत में भाषा का मुद्दा हमेशा से ही थोड़ा संवेदनशील रहा है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोई आज का विचार नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी 1968 में, जब मूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा गया था। उस वक्त इसका मुख्य लक्ष्य पूरे देश को एक सूत्र में बांधना और हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एक संतुलन बनाना था। फिर 2020 में नई शिक्षा नीति ने इस बहुभाषावाद को दोबारा बढ़ावा दिया। 2023 में NCF में इसे स्कूलों के लिए एक प्रॉपर ढांचा दिया, और अब जुलाई 2026 से CBSE इसे 9वीं कक्षा के लिए पूरी तरह अनिवार्य करने जा रहा है। और ये स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक ही नीति को देश के अलग-अलग हिस्सों में बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों में इस नियम को राष्ट्रीय एकीकरण और देश के भाषाई विविधता को समझने के एक बेहतरीन मौके की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की बात करें, तो वहां दशकों से ये चिंता रही है कि कहीं ऐसे नियमों के जरिए पिछले दरवाजे से हिंदी थोपने की कोशिश तो नहीं हो रही है। उनकी मुख्य चिंता अपनी क्षेत्रीय भाषाई पहचान को बचाए रखने की है। यह एक ऐसी पुरानी और जटिल बहस है जो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे 5वें हिस्से का,
संसाधनों की कमी को पूरा करना और स्कूलों के सामने खड़ी व्यावहारिक चुनौतियां। बड़ी बड़ी बहसों और नीतियों से ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग होती है। सोचिए उन स्कूल प्रिंसिपल्स के बारे में जिन पर अचानक से ये फैसला आ गिरा है। शैक्षणिक सत्र तो अप्रैल में ही शुरू हो चुका है और अब बीच सत्र में स्कूलों को नए योग्य भाषा शिक्षक ढूंढने हैं, पूरे टाइम टेबल को फिर से सेट करना है और एकेडमिक तालमेल बिठाना है। ये सच में व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। खासकर छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के लिए तो ये एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। सीबीएसई भी इस ज़मीनी हकीकत को बखूबी समझता है, इसलिए उन्होंने स्कूलों को इस मुश्किल से तुरंत निपटने के लिए कुछ व्यवहारिक और अस्थायी तरीके सुझाए हैं। जैसे कि स्कूल सहोदय क्लस्टर के जरिए अपने आसपास के स्कूलों के साथ टीचर्स को साझा कर सकते हैं। वे चाहें तो रिटायर्ड भाषा शिक्षकों को वापस बुला सकते हैं, वर्चुअल या हाइब्रिड ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं, और अगर कोई और रास्ता न बचे तो स्कूल अपने मौजूदा स्टाफ में से ऐसे टीचर्स को भी R3 पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिन्हें उस भाषा का ठीक-ठाक कार्यात्मक ज्ञान हो। एक और बड़ा सिरदर्द है किताबें, क्योंकि 9वीं कक्षा के लिए तीसरी भाषा की नई किताबें तो अभी पूरी तरह तैयारी नहीं है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। विश्लेषण के मुताबिक मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के बीच जो मुख्य भाषा दक्षता है उसमें लगभग 75 से 80% की समानता होती है। तो जब तक नई किताबें छपकर नहीं आ जाती तब तक 9वीं कक्षा के छात्र फिलहाल अस्थायी रूप से 6ठी कक्षा की किताबों से ही पढ़ाई करेंगे और शिक्षक स्थानीय कहानियों या कविताओं का इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा करेंगे। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, छात्रों पर इसका सीधा प्रभाव, रियायतें और ज़मीनी हकीकत। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे बदलाव का सीधा असर किस पर और कैसा पड़ेगा। देखिए, बड़े शहरों के उन एलीट निजी स्कूलों में जहां अब तक यूरोपीय भाषाओं का दबदबा था, वहां अब माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। सामान्य माध्यमिक छात्रों के लिए बिना शक एकेडमिक वर्कलोड थोड़ा बढ़ना तय है, क्योंकि अब उन्हें भारतीय भाषाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने समावेशन का पूरा ध्यान रखा है। जो छात्र विशेष आवश्यकता वाले हैं यानी CWSN श्रेणी में आते हैं, उन्हें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत केस बाय केस छूट दी जा सकती है। इसी तरह जो छात्र विदेश से लौट रहे हैं उनके लिए भी काफी लचीले प्रावधान रखे गए हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। CBSE का यह कदम भारतीय भाषाओं को बचाने और उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहद साहसिक प्रयास है। लेकिन इसकी असली परीक्षा कागजों पर नहीं बल्कि क्लासरूम में होगी। क्या आनन फानन में उठाया गया ये कदम वाकई हमारे देश की भाषाई दूरियों को मिटाकर हमें करीब लाएगा, या फिर ये अच्छी तरह से सुसज्जित शहरी स्कूलों और संसाधनों से जूझ रहे ग्रामीण संस्थानों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।